नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। तो कौन होगा एमसीडी की सत्ता पर काबिज, किसको मतदाताओं ने चुनकर भेजा है, इस बात का फैसला अब ईवीएम में कैद हो गया है। जो फैसला सुना दिया है दिल्ली के मतदाताओं ने, और जो पिटारा जब खुलेगा 26 तारीख को, तब यह तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या नई तस्वीर उभर कर सामने आएगी, सभी को इस बात का इंतजार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कौन मारेगा बाजी। इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं। तो वाकई मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर बताया जा रहा है। कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, सभी की तरफ से जीत के अपने अपने दावे हैं। दावों में अगर स्वराज इंडिया की बात करें, जो पहली बार इसमें किस्मत आजमा रही, हालांकि आम आदमी पार्टी पहली बार किस्मत आजमा रही है, स्वराज इंडिया पार्टी के भी अपने दावे हैं। तमाम दावों पर बात होगी और क्या तस्वीर उभर सकती है, इस पर तफसील से आपको बताएंगे। हमारे साथ जो खास पैनल मौजूद है, उनसे सबसे पहले आपका तारुफ कराना चाहूंगा। हमारे साथ अनिल महेश्वरी जी मौजूद हैं। अनिल महेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जिस तरीके से जो तस्वीर उभर रही है, सभी के साथ बातचीत होगी। वरिष्ठ पत्रकार अनिल महेश्वरी जी, और इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनका आकलन क्या कुछ कहता है। रुख करते हैं हमारे साथ जो अगले पैनलिस्ट मौजूद हैं। अनिल बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल बंसल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो लगातार दावे किए जा रहे हैं, आखिरकार आपको किसके दावों में कितना दम नजर आता है, यह पड़ताल आपसे भी करेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त जी मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सवाल यही होगा कि कौन मारेगा बाजी। इसी सवाल पर आपसे भी लगातार सवाल जवाबों का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। तो चलिए बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे, और सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस तरीके से मतदान हुआ है, जो उत्साह नजर आया मतदाताओं में, एक रिपोर्ट पहले आप देखिए। लोकतंत्र का जश्न का एक और दिन, वोट डालकर जनता ने अपना फैसला सुना दिया। एमसीडी की इस जंग का विजेता कौन होगा, ये जानने के लिए अब 26 अप्रैल का इंतजार करना होगा। दिल्ली नगर निगम के इस महासंग्राम में मुकाबला कितना कड़ा रहा, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वोटिंग के दौरान भी आरोप प्रत्यारोप होता रहा। राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर हमला जारी है, लेकिन इस बीच वोटरों में उत्साह नहीं दिखा जितना उम्मीद लगाई जा रही थी। बम्पर वोटिंग का इंतजार कर रहे चुनाव आयोग को थोड़ी निराशा जरूर हुई। साथ ही धीमा मतदान पार्टियों की चिंता भी बढ़ा गया। ये माना जा रहा है कि गर्मी और उमस की वजह से वोटर घरों से बाहर कम ही निकले। हालांकि बूथ पर पहुंचे लोगों में जोश की कोई कमी नहीं दिखी। डाल के वोट डालना हमारे अधिकार है, डालकर आए हैं। सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी सबसे ज़्यादा, और काम करें, हमारा दिल्ली का सुधार हो, अच्छा लगे। चाहे किसी की गवर्नमेंट हो, विकास ज़रूरी है, विकास कंपलसरी है। एजुकेशन के अकॉर्डिंग में और सफाई के मामले में, मतलब पूरा विकास हो। बात सोच का है कि सफाई का मुद्दा साफ रहे, सफाई खूब हो, और ईमानदार आदमी जो भी आए, ईमानदार आदमी आए। वोटिंग के दौरान दिग्गजों ने सुबह सुबह पहुंचकर वोट डाले, लेकिन इस दौरान एक दूसरे पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। बीजेपी, कांग्रेस और आप, दिल्ली की तीनों ही बड़ी पार्टियां ये कहती नजर आई कि हम ही बेहतर हैं, बाकी सब भ्रष्टाचार करके जनता को धोखा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वादे न पूरे होने के कारण, और वादे न पूरे होना तो अलग बात है, व्यभिचार किया, हवाला कारोबार किया, फर्जी डिग्रीधारी बने, बलात्कारी बने, इनके रिजिम में बच्चे भूखों मर रहे हैं। और उसके बाद दिल्ली को मुख्यमंत्री धमकी दे कि हम डेंगू और चिकनगुनिया छोड़ देंगे, बिजली और पानी का दाम बढ़ा देंगे, बच्चों की हाय लगा देंगे। तो दिल्ली जानती है कि जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा के भी सत्ता के लालच में पड़ा रहता है, उसको दिल्ली सजा देना जानती है। दिल्ली की जनता को सेंसिबल गवर्नेंस के लिए वोट देना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी एक सेंसिबल गवर्नेंस, समझदारी वाली सरकार दिल्ली में देगी। कुछ बीजेपी वालों ने कंफ्यूज करने की कोशिश करी, जैसे वो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, परंतु हम बताने में सफल रहे कि 10 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी ही है, और उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं के खिलाफ वोट देना है। एमसीडी में 10 साल तक बीजेपी ने कुछ नहीं किया। पैसे इकट्ठे करने के अलावा 2-2 लाख रुपए हर लेंटर पे इन्होंने लिए। डेथ सर्टिफिकेट के पैसे लेते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के पैसे लेते हैं। एमसीडी में कहीं चले जाओ, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। एमसीडी का ये घमासान दिल्ली की राजनीति की तस्वीर को बदलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें ज्यादा बीजेपी उम्मीद लगाए बैठी है
कि ये चुनाव उसके लिए दिल्ली में अब तक का सबसे खास चुनाव रहेगा, तो वहीं कांग्रेस को आस है कि जनता का भरोसा दोबारा जीतकर वो दिल्ली में अपनी साख को फिर बनाएंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी इसे अपना रेफरेंडम मानने को तैयार तो नहीं, लेकिन बेहतर प्रदर्शन करने की बात जरूर कर रही है। बहरहाल जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है और इसकी किस्मत का ताला खुलेगा, ये सामने आएगा 26 अप्रैल के नतीजों से। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो जाहिर सी बात है कि दावे अपने अपने हैं, और अगर तीनों ही पार्टियों की बात की जाए, चाहे बात बीजेपी की करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तीनों के लिए जो चुनाव है बेहद अहम है। बीजेपी के लिए जहां 2019 के लिहाज से यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार उसके घर में उसकी जड़ें कितनी मजबूत है। और कांग्रेस, जाहिर सी बात है कि वो अपनी जड़ों को एक बार फिर से यहां पर जमाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो इस लिहाज से तीनों पार्टियां अपने अपने दावे करें और तीनों पार्टियों के लिए चुनाव भी बेहद अहम होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल अनिल महेश्वरी जी मेरा आपसे है। सवाल मेरा सीधा आपसे यह है कि जो दावे हैं, अगर हम तीनों पार्टियों की बात करें, कांग्रेस के अपने दावे, बीजेपी के अपने दावे, आम आदमी पार्टी के अपने दावे, तो वाकई में जो तस्वीर सामने रखने की कोशिश की जा रही कि मुकाबला बेहद कड़ा है, क्या वाकई मुकाबला इतना ही कड़ा नजर आ रहा है या फिर एक तरफा स्थिति आपको बनती नजर आ रही है? देखिए, अगर आप सबके दावों पर विचार करेंगे तो आपको फिर 700-800 सीट चाहिए जी। हर आदमी 202, 210, 220, इससे कम तो है ही नहीं। और कहने में तो कोई बुराई होती ही नहीं, भाई कुछ भी कह लो जी। लेकिन इसमें जहाँ तक आपका सर्वे हुआ था, उस सर्वे से मैं आज के अपने दिन भर के दौरे से नगर निगम के कई बूथ पे मैं गया, मैंने पाया कि मोस्टली उस सर्वे से ही रिजल्ट आने की उम्मीद है। अब आशा ही कर सकते हैं, लेकिन आप पार्टी का प्रदर्शन थोड़ा सा बेहतर रहा है और उस थोड़े से बेहतर होने के कारण उसका ये हो सकता है कि उससे कांग्रेस को नुकसान हो, क्योंकि जो वोट आपका मुस्लिम वोट जो है वो डिवाइड हुआ है। ठीक। और दूसरे स्वराज पार्टी के कैंडिडेटों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, उनकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे, लेकिन ये स्वराज पार्टी हो सकता है कि हर क्षेत्र में 1500 वोटों के बीच में सिमट जा, तो वो वोट तो आज आपकी जा ही रही थी पहले, लेकिन आपको अब कुछ वोट जो मुस्लिम वोट जो आपसे बिल्कुल हटने की बात थी, उनमें से थोड़ी वोट आपने रिटेन कर ली है। तो इसलिए उम्मीद ये लग रही है कि बहुमत का प्रचंड बहुमत तो बीजेपी को ही मिलेगा। उसके बाद में नंबर 2 और 3 की लड़ाई है, उनमें बहुत कम डिफरेंस रहेगा, हालांकि उसमें कांग्रेस के चांस मेरे विचार से ज़्यादा है। अच्छा महेश्वरी जी, ये बताइए, आपने जो बताया कि जो आम आदमी पार्टी को जो मुस्लिम वोट अब जाने की आप जो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, जो पहले कांग्रेस में डिवाइड होता नजर आ रहा था, लेकिन अब वो एक बार फिर से आपकी तरफ स्विंग करेगा, कोई खास वजह, कोई खास बात? देखिए, उनका जो अरविंद केजरीवाल के लिए मोह था, वो मोह तो भंग हो गया है, लेकिन उस मोह भंग करने के लिए जो कैश करना था, उस कैश को कांग्रेस शायद उतनी अच्छी तरह कैश नहीं कर पाई। और अरविंद केजरीवाल के कुछ कामों का, जो मोहल्ला क्लिनिक है और भी कई चीज़ें, उनका कुछ जिन लोगों को बेनिफिट हुआ है, तो उन लोगों का अब भी ये यकीन है कि अरविंद केजरीवाल हमारे लिए कुछ कर सकता है। हालांकि ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है, लेकिन उनको % मतलब जो उम्मीद थी कि पूरा पिछली बार 67 सीट आने का मतलब ये था कि मुस्लिम्स ने टोटल कांग्रेस को डेजल्ट करके छोड़ के और आपके साथ आ गई थी, इसलिए उन्हें 67 सीट मिल गई थी और वो कांग्रेस 0 हो गई थी। तो कांग्रेस को तो इसमें कुछ मिलना ही मिलना है, उसको कुछ खोना कुछ नहीं है। जी जी। अनिल बंसल जी, आपसे मेरा सवाल है कि अगर हम तमाम एग्जिट पोल का जिक्र करें, टोटल न्यूज के सर्वे के अगर हम जिक्र करें, तो साफ तौर पर यहां पर पहले नंबर पर जो बीजेपी है वो काबिज होती नजर आ रही है। तो क्या वाकई में आपका जो आकलन है वो यही बोलता है कि स्थिति ऐसी ही है और जो कांग्रेस और आपकी जो फाइट है वो महज दूसरे और तीसरे पोजीशन के लिए सिमट कर रह गई है? देखिए, जो बीजेपी की स्थिति है उसके कई कारण हैं। एक तो जो अभी राज्यों के चुनाव हुए, उसमें खास तौर से यूपी में जिस तरह की विक्ट्री और उत्तराखंड में बीजेपी को मिली है, उसके बाद यहाँ जो चुनाव हुआ दिल्ली में, एक उपचुनाव विधानसभा सीट का, उसमें आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई और कांग्रेस भी मतलब काफी पीछे रही बीजेपी उम्मीदवार से। तो ये जो माहौल बनता है, एक माहौल बना हुआ है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक तरह का माहौल अभी बना हुआ है, तो उसके कारण वो जो 67 सीटों से अगर आप कंपेयर करेंगे, उस स्थिति को तो प्राप्त कर ही नहीं सकते। वो खुद भी इस स्थिति को जानते हैं कि ऐसा नहीं है। और कांग्रेस में भी एक तरह की, जैसे एक आक्रामक तरीके से, संघर्षपूर्ण तरीके से एकजुट होकर के चुनाव लड़ना चाहिए, वैसा कांग्रेस ने नहीं किया। और उनके बड़े नेता, जैसे अभी
कल छोड़ गई महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी वो, इससे पहले जो 10 साल मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, इतने बड़े लोग छोड़ते हैं तो भले पार्टी में वो नेग्लेक्ट हों, लेकिन एक माहौल बनता है। जो हमने यूपी में भी देखा, जब सारी बसपा का विधायक दल का नेता ही छोड़कर चला गया तो लगने लगा था कि बीएसपी में भगदड़ है। और देखिए, कितना भी एक आदमी चमत्कारी हो, आखिर तो बूंद बूंद से समुद्र बनता है। जब सारे नेता जुड़ते हैं तो पार्टी मजबूत होती है। तो दिल्ली में भी भाजपा ने कई चीजें उसके पक्ष में है। एक तो आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ा है, दूसरे उनको पता था कि 10 साल की हमारी जो खराब परफॉर्मेंस है वो हमको भारी पड़ेगी, तो इसलिए ज्यादातर उम्मीदवार को उन्होंने बदल दिया, ये कह करके ताकि वो कोई ये ना कहें कि एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट सामने ना आए। और फिर मनोज तिवारी और सारे नेता जिस तरह से आक्रामक रहे और आम आदमी पार्टी एक तरह से डिफेंसिव इस सिचुएशन पर आई, तब भी जो महेश्वरी जी ने कहा, मुझे लगता है कि इसमें आम आदमी पार्टी बहुत खराब परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि जो उनका एक क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने बिजली पानी के जो अपना वायदा विधानसभा चुनाव के बाद पूरा किया था, अभी भी मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नगर निगम में अगर आम आदमी पार्टी आती है तो कुछ वो उस तरह का कर सकती है। क्योंकि बीजेपी आज सिर्फ इस बात पर चुनाव जीत सकती है कि पूरे देश में उसका माहौल है, केंद्र में उसकी सरकार है, हो सकता है दिल्ली में अगली बार उसकी सरकार बन जाए, इस कारण और विकास होगा तो केंद्र से पैसा आएगा, ये सारे फैक्टर हो सकते हैं। पर 10 साल अगर आप लगातार सत्ता में थे और आप वैसा लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए जैसा आपको करना चाहिए था, तो ऐसा तो है नहीं कि अगली बार आने के बाद आप कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र हो जाएंगे या कोई बेहतर परफॉर्म करेंगे। पर कुल मिला के मुझे लगता है, जैसे हम तुलना करते हैं बिहार से, या 67 सीटें जीती थी अरविंद केजरीवाल ने, तो कांग्रेस साफ हो गई थी। तो वैसा माहौल या तो बनता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल जाए तब बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं, या उनमें से कोई एक पार्टी दूसरी का सुपड़ा साफ कर दे। तो वैसी स्थिति भी कांग्रेस की नहीं हुई कि वो आम आदमी पार्टी को साफ कर देती। तो ये जो मत विभाजन है, 3 जगह विखंडन है, और उसमें जो मेजर प्लेयर है बीजेपी, उसको लाभ मिलता हुआ दिख रहा। तो इसमें कोई किसी को भी मुझे ख्याल से संदेह नहीं लग रहा कि ऐसे माहौल में बीजेपी अपनी स्थिति को रिटेन कर लेगी और तीनों नगर निगमों पर जो उसका कब्जा था उसको वो बरकरार रखने की स्थिति में है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में लगता यही है कि आम आदमी पार्टी थर्ड जैसा लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी उसके बारे में दावा करना ठीक नहीं है। जी जयशंकर जी, ये बताइए कि अगर हम अपने टोटल न्यूज के सर्वे की बात करें तो इस सर्वे में बीजेपी को सब पहले नंबर पर और जो कांग्रेस है वो दूसरे नंबर पर और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। और जिक्र करना चाहूंगा जो कई एग्जिट पोल भी सामने आए हैं इसमें, हालांकि तमाम एग्जिट पोल में और जो टोटल न्यूज का सर्वे है उसमें बीजेपी तो नंबर 1 पर काबिज है, नंबर 1 पर दिखाया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर किसी एग्जिट पोल में आप और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर, बराबर की सीट का बंटवारा है। कहीं पर आपको दूसरे और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर, कहीं पर कांग्रेस को दूसरे और आपको तीसरे नंबर पर दिखाया गया है। आपको क्या लग रहा है कि दूसरे नंबर पर कौन आ सकता है, अगर अब पहले दूसरे नंबर पर अगर देखें तो? जी देखिए, करुणा शंकर जी, जिस दिन टोटल टीवी के ओपिनियन पोल पे चर्चा हो रही थी उस दिन भी हमने यही कहा था कि मुझे अभी भी लगता है कि आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान पे रहेगी और भाजपा नंबर 1 पे रहेगी। जो ओपिनियन पोल्स आए थे लगभग सबने यही कहा था, बल्कि जो एग्जिट पोल आए हैं तो ये उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ गए हैं। मतलब उस दिन तो हम लोगों का था कि साहब 173 सीटें लगभग मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को, और बाकियों को उसके वही कोई 29-49 का कुछ फर्क था, जो भी रहा हो। एबीपी न्यूज़ वालों ने कहा था कि साहब 179 सीट मिलेगी, लेकिन आज का जो एग्जिट पोल आ रहा है जिसने भी कराया है, तो वो लोग तो 200 से अधिक सीटें बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। तो इसका मतलब साफ है कि उस दिन की चर्चा का ही कोई आगे बढ़ाते हुए कि भाजपा अपनी 10 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी को टालने में कामयाब रही है। वो किसी और, उसका ठीकरा किसी और के सर पे मोड़ने में उनको कामयाबी मिल गई। एक तो उन्होंने सारे टिकट बदल दिए, सारे उम्मीदवार बदल दिए। दूसरी बात ये कि वो जनता के बीच में संदेश देने में कामयाब रहे। इसमें मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा सहायक भूमिका निभाई उनकी, कि साहब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है जिसके कारण एमसीडी काम नहीं कर पा रही है और ये पैसा नहीं दे रहे हैं, बार बार हड़ताल हो जाती है, काम ही नहीं हो पाता है। ये बात तो ये पहुंचाने में बहुत कामयाब हो गए। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले ये बात समझाने में कामयाब नहीं हो गए कि 10 सालों का जो इनका कुकर्म था, जो भ्रष्टाचार था, जो निकम्मापन था, जिसके कारण भाजपा ने अपने सारे उम्मीदवारों को बदल दिया, उसको सामने लाने में वो अक्षम रहे। जैसे वो बता सकते थे कि देखो हमारी दिल्ली में तो सरकार है,
लेकिन न तो हमारे पास पुलिस है, न हमारे पास डीडीए है, और जो एमसीडी है, 3 एमसीडी है, नगर निगम है, तीनों पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो यानी केंद्र और नगर निगम एक साथ हैं और दिल्ली की सरकार जिसके पास कोई अधिकार नहीं। बात मेरे को समझाइए कि ठीक है, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया, जो पुराने पार्षद है सबको रिप्लेस करके जो नए उम्मीदवार हैं उनको उतारा गया, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अगर यहां पर नेग्लेक्ट होता है तो यह बात तो समझ में आती है कि आप अपनी जो पुरानी पोजीशन है उसको आप रिटेन कर रहे हो, लेकिन जो एग्जिट पोल और जो सर्वे जो आंकड़े दिखा रहे हैं पुरानी पोजीशन से आप काफी ऊपर जा रहे हो। कई तो एग्जिट पोल 200 का आंकड़ा पार करवा रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल को आप हटाकर इतने स्ट्रांग बनकर आप उभर रहे हो, इसके पीछे की वजह क्या समझ में आ रही है? ये तो जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब तक हम आधिकारिक तौर जो पर एग्जिट पोल और सर्वे की बात है, मैं इसी पर आपसे बात कर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल गीता और पुराण नहीं है। इसको कोई सर्वमान्य कभी मान नहीं सकता। हम बार बार कहते हैं कि ठीक है, आपके टोटल टीवी के ओपिनियन पोल लगभग सही साबित रहे हैं, लगातार साबित हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन बहुत सारे एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स गलत भी साबित हुए हैं और लगातार गलत साबित। अब उसी में आप देख लीजिए ना कि भाई एग्जिट पोल्स अगर आप करते हैं, मतदाता की राय लेकर के जब लौटते हैं आप, तो 10% 5% का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कई बार तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कैसे हम समझ पाएंगे? इसलिए जब तक नतीजे ना आ जाएं तब तक हम आधिकारिक तौर पे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में एक तो भाजपा बहुत कामयाबी के साथ ठीकरा जो है आम आदमी पार्टी सरकार पर फोड़ने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी जो नगर निगमों की निकम्मेपन की बात को जनता के बीच में साबित नहीं कर पाई उस ढंग से, और ये नहीं बता पाई कि अगर नगर निगम हमारे हाथ में नहीं होंगे तो हम दिल्ली की सरकार कर क्या पाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस थी जिसको लगा कि राजौरी गार्डन के उपचुनाव में कुछ वोट ज़्यादा मिल गया आम आदमी पार्टी से, तो वो एक उबरने की स्थिति में आ गई। हालांकि उस दिन भी मैं उसको नहीं मान पा रहा था, क्योंकि वो अजय माकन का अपना इलाका है और अपने इलाके में आप बैड नंबर 2 होते हैं। अगर 1000-2000 का फर्क होता तो बात समझ में आती कि अच्छी लड़ाई लड़े आप, लेकिन अगर उसमें आप बैड नंबर 2 होते हैं तो फिर उसको उबरना नहीं कहेंगे। और अजय माकन के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस जब से वो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, उनकी लड़ाई कांग्रेसियों से ज़्यादा रही है, उनकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से रही है। कभी भी वो भाजपा के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ या नगर निगम जिसका चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ उन्होंने कुछ भी नहीं कहा सिर्फ वो आम आदमी पार्टी के बारे में, लगातार उनके बारे में FIR करेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे। उनको जैसे लग रहा था कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है, वो ये नगर निगम का भूल करके वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा लगा। इसका नतीजा क्या होगा? अरविंदर सिंह लवली, अमित मलिक और ये अपने बरखा शुक्ला सिंह जो हैं ये पार्टी छोड़ के चले गए, लोग भाजपा की शरण में चले गए, और कई नेता जो है नाराज होकर अपने घरों में बैठ गए, जैसे आपके शीला दीक्षित हैं, JP अग्रवाल हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो या तो घर में बैठ के निष्क्रिय हो गए। दूसरी तरफ मैं बार बार कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 2-2.25 साल के अपने शासनकाल में अपने को एक अलोकतांत्रिक झूठे शासक के तौर पे पेश किया। आज नतीजा क्या है? देखिए, आज उनकी अगर हार होती है तो उसके लिए बड़ा कारण ये भी होगा कि स्वराज इंडिया पार्टी, उनके लोग योगेंद्र यादव, आनंद कुमार या प्रशांत भूषण जो साथ छोड़ के चले गए, उन्होंने पार्टी बना ली। जनता दल चुनाव लड़ गया यहाँ पे, तो जनता दल का भी जो बिहारियों में या पूर्वियों में जो समर्थन आधार है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के समर्थन आधार से ही खिसकेगा। तो एक तो केजरीवाल उसको नहीं बना पाए कि भाई अगर आप मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे और चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा को चुनौती देना चाहते हैं, जैसे अनिल बंसल ने कहा अभी कि बिहार में जैसे नीतीश और लालू एक हो गए, तो आपको एक कहीं ना कहीं एक पहल चलानी चाहिए थी। कम से कम चलो कांग्रेस तो मेन राइवल है, अभी नहीं आपके साथ आने को तैयार होगी, लेकिन जनता दल तो आ सकता था, या और कुछ और जो छोटे मोटे दल हैं उनके साथ तो आप कुछ बात कर सकते थे। लेकिन आपको तो इस अहंकार है कि बस हम अकेले आदमी हैं जो दिल्ली में भी शासन करेंगे, पंजाब में भी चले जाएंगे वहाँ भी शासन कर लेंगे, गोवा में भी कर लेंगे, गुजरात भी चले जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वह हमारा ही होना चाहिए, बाकी और कोई नहीं, एको हम द्वितीय नास्ति। तो इस मामले में अगर नरेंद्र मोदी की आप तुलना करेंगे, उनसे आप टक्कर लेंगे, तो नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पूरा काडर बेस्ड संगठन है, वो तो उस काम को कर सकते हैं। फिर उनके साथ एक विचारधारा भी है, आपके साथ तो कोई विचारधारा भी नहीं है। आप पंजाब में जाकर के कुछ नहीं बता सकते कि हम किन विचारों में चुनाव लड़ेंगे। सतलज यमुना के पानी पर आपका क्या होगा ये आप बता ही नहीं सकते जाकर के। या दिल्ली में भी आप नहीं बता पा रहे हैं कि हम अगर सरकार चला रहे हैं तो सिर्फ हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। लेकिन लोकपाल के लिए आपने 2 साल में क्या किया? 2-2.25 साल में लोकपाल जन लोकपाल की बात करते थे, उसकी तो कोई चर्चा भी नहीं हुई। लोकायुक्त आपने बनाया, लोकायुक्त ने 2 साल 2.25 साल में क्या काम किया?
किसी को अभी तक पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है। अनिल महेश्वरी जी, ये बताइए आप कि आज बाकायदा जब टोटल न्यूज ने बात की थी पूर्व सीएम शीला दीक्षित से, उनसे एक सवाल हमने पूछा था कि जो अरविंदर सिंह लवली है, बीजेपी का दामन थाम लिया, या फिर बरखा शुक्ला जैसी जो नेता है काफी वक्त से जुड़ी रही कांग्रेस से, उनका इस्तीफा हो जाना क्या असर होगा? खासतौर पर अरविंदर सिंह लवली के मसले पर बोला आज शीला दीक्षित ने कि अगर पूरी दिल्ली को छोड़ दे लेकिन ईस्ट एमसीडी में नजर इसका असर आ सकता है। आपका क्या मानना है कि बरखा शुक्ला जैसे नाम, अरविंदर सिंह लवली जैसे जो नाम है, अगर वो अलग होते हैं पार्टी से, कांग्रेस से, तो इसका रिफ्लेक्शन पार्टी के रिजल्ट पर और ज्यादा दिख सकता है क्या? देखिए, मेरा मानना ये कि जैसे भाजपा का है, मोदी से अभी लोगों का मोह भंग नहीं हुआ है जी। मोदी मोह है वो, ये चुनाव भी दिल्ली नगर निगम का ही हो, लेकिन ये चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा गया है। इसी तरह कांग्रेस का जो है, जो उनकी स्ट्रेटेजी जानबूझ करके हुई है या अनजाने में हुई है, वो प्रदेश में एक आदमी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और इन सब लोगों का, ये बड़े बड़े नेता हैं, अपने अपने इलाके के रहे हैं, लेकिन जब एक परसेप्शन वोटर का बनता है पार्टी के लिए या कैंडिडेट के लिए, तो उसमें इन नेताओं की भूमिका कोई बहुत मजबूत नहीं होती और इनकी गौण भूमिका हो जाती है कि उससे कोई बहुत असर नहीं पड़ता। ये मीडिया के अंदर ही हाईलाइट होता है। ये जब मतलब टिकट बढ़ते हैं कि साहब पार्टी में बड़ा असंतोष है, उसका कोई असर नहीं इलेक्शन रिजल्ट पे आता। फिर ये कहा जाता है फलाना नेता उसके साथ हो गया, फलाना उसके साथ हो गया, उसका कोई असर नहीं होता। ये सब मीडिया कंजम्पशन के लिए ही हैं सारी चीज़ें। उसका असर जिस आदमी ने अपने कांग्रेस के लिए मन बना लिया है वो कांग्रेस को ही वोट करेगा। उसमें बहुत छोटा सा नॉमिनल 0.05%, 0.01% असर पड़ जाओ तो पड़ जाओ, 10, 20, 50 लोगों का, लेकिन इससे बड़ा सीट पर इसका कोई असर नहीं पड़ सकता। मेरे विचार से तो नहीं पड़ता जी। अच्छा, अनिल बंसल जी, ये बताइए कि जो एक फायदा जो बीजेपी को मिलता, अभी हालांकि एग्जिट पोल और ये सर्वे की बात है, जो असल नतीजे हैं वो आने बाकी हैं, लेकिन क्योंकि जो हमारी चर्चा है एग्जिट पोल और सर्वे के आधार पर ये आगे बढ़ रही है, जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, क्या लगता है कि जो कांग्रेस और आपके अंदर जो एक झगड़ा, एक जो विवाद काफी वक्त से देखने को मिला, या फिर हम बात करें आपकी जो कि जिस पर लगातार चाहे शुंगलू कमेटी की बात की जाए या फिर एक एक करके जो मंत्री हैं उन पर तमाम आरोप लगे, कांग्रेस की बात की जाए जो एक भीतर घात था, जो भीतर झगड़ा था, ये एक विनिंग फैक्टर के तौर पर बीजेपी के लिए साबित हो रहा है? आपको ये लग रहा है? देखिए, मैंने कहा ना कि जब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी उनको समझ में आ गया, आपने ये बाकी अजय माकन ने, गुप्ता जी ने कहा कि आलोचना नहीं की बीजेपी की, वो करते रहे आम आदमी पार्टी की। तो क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि बीजेपी का एक निश्चित वोट बैंक है। मान लो अभी तो उनके पास 40, 45, 50% तक वोट आ रहे हैं, 32-33% वोट उनका तब भी था जब वो आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती। तो अब उनका जनाधार समेट लिया आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का। तो कांग्रेस की पहली चिंता है कि आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जाए। जैसे एक कहावत होती है कि मेरी चाहे दोनों फूट जाए, सामने वाले की एक फूट जाए। तो अभी तो हमको निपटाना है आम आदमी पार्टी को, भाजपा से तो बाद में निपटते रहेंगे। तो इस स्ट्रेटजी पर मुझे लगता है कि कांग्रेस ने पूरा फोकस किया है कि आम आदमी पार्टी कमजोर हो। तो जब दो बेसिक जो मेन राइवल है बीजेपी, उसके सामने जो दो लोग हैं वो आपस में ही दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पहले नंबर के लिए वो आ ही नहीं रहे लड़ने के लिए। तो बीजेपी तो एक तरह से बेखौफ हो गई और उनके लिए मैदान साफ हो गया। और जो अरविंद केजरीवाल ने कमजोर की अपनी स्थिति, मुझे लगता है कि बहुत लोकप्रियता थी उनकी और 67 सीटों से उन्होंने चमत्कार किया था, पर वो जो भागते फिरे, वो जो पंजाब चले गए, गोवा चले गए, गुजरात चले गए, या बनारस में मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद भी लोगों ने माफ कर दिया था। तो लोगों को कहीं ना कहीं अभी ये धारणा बनी है उनके बारे में कि एक तो उनका अलोकतांत्रिक तरीका है काम करने का, दूसरे वो दिल्ली को छोड़ रहे हैं। और पंजाब में जैसे अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री हो, इस टाइप की बात होना, तो दिल्ली में निगेटिव इंपैक्ट होता है। तो क्या केजरीवाल खुद वहां सीएम बनना चाहते थे? पहले सिद्धू से बात कर रहे थे, फिर अपनी पार्टी के नेताओं में झगड़ा हो। तो कहीं ना कहीं उनका एक मैसेज ये गया कि दिल्ली अब उनके फोकस पर नहीं है, चाहे वो लोकसभा चुनाव में आए, चाहे गोवा। तो जब दिल्ली को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, दिल्ली में इतना बम्पर बहुमत मिला, तो दिल्ली वासियों का पूरी तरह हम नहीं कहेंगे कि उनके कोई सारे लोग उनके खिलाफ हो गए हैं, पर एक वो जो चाहते थे, जो एक डिफरेंट तरह की राजनीति करेंगे, एक बदलाव लाएंगे, आंदोलन के लोग हैं, उस छवि को उन्होंने तोड़ दिया और लगने लगा कि वो भी वही सब काम कर रहे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस करती रही है। तो अब वो जो 60%, 50, 55, 60% का जनाधार था, उससे वो काफी नीचे खिसक गए। ऐसी स्थिति में जब लोगों को लगता है कि अब इस समय तो सब माहौल मोदी में है, जब जो महेश्वरी जी ने कहा वो अपना फैक्टर है
मोदी के नाम को नगर निगम में भी भुना रहे हैं, मोदी के नाम को यूपी में भी भुना रहे हैं, हर जगह मोदी मोदी है। और मोदी के प्रति निश्चित रूप से अभी तक ये बात सही है कि जब तक मोदी के 5 साल पूरे नहीं होंगे तब तक उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। मोदी की अपनी जो 5 साल की परफॉर्मेंस है उस पर अगले लोकसभा चुनाव में सवाल आएगा। अभी तो मोदी ही लोगों से सवाल कर रहे हैं। इस कारण बीजेपी एक विनिंग फैक्टर लगातार यहाँ शुरू से मजबूत स्थिति में बनी रही। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सामने जब आप खुद ही लड़ रहे हो, अभी तो देखिए यूपी में सब बात होने लगी कि सपा बसपा मिलेकर, सबको पता है कि जो कांग्रेस के खिलाफ जब गैर कांग्रेसी दल मिलते थे तभी कांग्रेस को रिप्लेस करते थे। बीजेपी आज कांग्रेस की स्थिति में आ गई है पूरे देश में। तो अगर बीजेपी से लड़ना है, क्योंकि उनको अभी उनकी 50% ज्यादा वोट नहीं है, यूपी में भी 40% असेंबली में आई है, 60% उनके खिलाफ पड़ी है। जिस दिन इस हकीकत को वो समझेंगे, जैसे बिहार में समझा, उस दिन बीजेपी को कमजोर कर पाएंगे। पर अभी ऐसा कोई माहौल नजर आ नहीं रहा है। अभी तो राष्ट्रपति चुनाव में भी वो एकता कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और कैसे उनको मोदी आपस में उनकी जो एक तरह से विखंडन वाली पॉलिटिक्स है उसको बरकरार बनाए रखेंगे विपक्ष की। इन सब सारे फैक्टर्स का एक मतदाता के मानस पर असर पड़ता है। तो जो मोदी मैजिक है वो मतदाता भी है इससे प्रभावित है। नगर निगम के चुनाव में भी साफ तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस पार भी चर्चा हमारी लगातार जारी है।